हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज मैं रवि झा आपके साथ द इंडियन पिनल कोड 1860 के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को चर्चा के रूप में शामिल करने के लिए जा रहा हूं। और ये आईपीसी का वो पोर्शन है जिसको या तो अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या हम उसकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि यहाँ से भी आपसे कम 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए समय के साथ इन चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करते हुए चलें। सबसे पहला सवाल जो आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड। जाहिर सी बात है, आईपीसी का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले इसका ड्राफ्ट बना होगा और इसके ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी थी लॉर्ड मैकॉले की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मैकॉले का पूरा नाम क्या था। तो अगर हम लॉर्ड मैकॉले के पूरे नाम की बात करते हैं तो ये नाम था लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। उसके बाद अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो ये पूछता है कि द इंडियन पिनल कोड वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग विच पीरियड। तो ये पीरियड था आपका सन 1860 का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया इज नॉट अट्रैक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द ऑफेंसेस। तो आमतौर पे फ्रॉड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे मेंस रिया आपको देखने को मिलता है। बॉडली इंजरी की बात करें वहाँ पर भी मेंस रिया देखने को मिलता है। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मेंस रिया आपको देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में मेंस रिया आपको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 4 की तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिन क्वा नॉन फॉर मेकिंग अ पर्सन क्रिमिनली लायबल। तो आमतौर पे एक्ट सीरियस के लिए पर्सन को लायबल ठहराया जा सकता है, मेंस रिया के लिए भी ठहराया जा सकता है, लेकिन मोटिव के लिए आमतौर पर हम उसको ठहरा नहीं सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन कोर्ट ऑफेंस। आमतौर पे ये एक ऐसा अपराध होता है जो अपने आप में अपूर्ण होता है या इनकम्प्लीट होता है, जैसे आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आईपीसी का प्रेम्बल का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जनरल पिनल कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके वाइट कॉलर क्राइम है या जो आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइम है, तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है सतनाम कमेटी के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, हु गेव दिस डेफिनेशन। आमतौर पर इसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये परिभाषा दी गई थी स्टीफन के द्वारा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे लगे हाथों आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टीफन का जो पूरा नाम है वो है सर जेम्स स्टीफन। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस हैव बीन इंसर्टेड इन द इंडियन पिनल कोड 1860 बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 नेमली। तो आमतौर पर ये बात करता है आपके 376A की, 376B की, 166A, 166B और 354C की। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये बेसिकली आपसे पूछता है कि सम प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी हैव बीन अमेंडेड बाय दी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम आईपीसी के कुछ प्रावधानों की बात करते हैं तो इनका संशोधन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मेलाइस इन लॉ एंड मेलाइस इन फैक्ट। और आमतौर पर यह बात करता है कि द फॉर्मर इज अ रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विदाउट जस्ट कॉज, वेयर इज द लेटर इज रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विद इविल मोटिव। तो आमतौर पे यहाँ पे आपको कॉज, यहाँ पे आपको इविल मोटिव, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 12 की बात करते हैं तो ये बेसिकली बात करता है कि एक्सटॉर्शन और चीटिंग में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपका सेंड कंसेंट को ऑब्टेन करने का जो तरीका है, आमतौर पे ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। चीटिंग में सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि कब उसके साथ धोखा हो चुका या होने वाला है, जबकि एक्सटॉर्शन में कहीं ना कहीं आपके द्वारा उस व्यक्ति को बाध्य किया जाता है और वो व्यक्ति की मजबूरी के वश अपनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपको ट्रांसफर करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका अगला सवाल है वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररिलेवेंट व्हाइल डिसाइडिंग द लायबिलिटी ऑफ द ऑफेंस। और ये आपको जवाब देखने को मिलता है आपके दुष्प्रेरण और आपके आपराधिक षड्यंत्र में। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है ए और बी दो एक कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं जिनके पास एक अथॉरिटी थी कि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर दें, और उन्होंने ऐसा किया भी।
तो क्या उन दोनों ऑफिसर्स के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया गया? तो जवाब है इसका बिल्कुल ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ए इज अ नेशनल चैंपियन ऑफ स्विमिंग इन पॉन्ड, ही कुड हैव सेव्ड द चाइल्ड बट डिड नॉट डू सो, द चाइल्ड ड्रोन इज ए गिल्टी ऑफ ऑफेंस। बिल्कुल भी नहीं, ए के द्वारा हम मानकर चलते हैं कि कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम, तो ऑब्जेक्ट आपका कभी भी किसी भी क्राइम का आवश्यक तत्व नहीं रहा है। अगर हम आवश्यक तत्व की बात करें तो इसके अंदर आपको एक्टिव सीरीज देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुआ देखने को मिलेगी और आपको ह्यूमन बीइंग भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम अपराध के दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो आपको मेंस्ट्रुआ और एक्टिव के रूप में नजर आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडियन पिनल कोड का जो ड्राफ्ट था ये किसके द्वारा तैयार किया गया, तो यहाँ पे देखिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का नाम एक बार फिर से आया है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्शन 1 ऑफ द आईपीसी की, ये किस चीज़ को लेकर बात करता है, तो बेसिकली इसके अंदर आईपीसी के टाइटल को लेकर बात की गई है और इसके ऑपरेशन को लेकर भी बात की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पिनल कोड नॉट एप्लीकेबल, तो अभी आपके पास जितने भी विकल्प हैं इन सभी विकल्पों पर गौर करें। तो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है आफ्टर द रिपील ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन चारों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 5वां ऑप्शन भी होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव का। तो ऐसा हो सकता है कि ये सवाल सन 2016 के दौरान पूछा गया हो या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले का पूछा गया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 5वां ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अगला सवाल है वो आपका पूछा जाता है कि जो आपके इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होते हैं आईपीसी के अंदर, उसका जिक्र आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलता है धारा 2 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द इंडियन कोर्ट्स वुड हैव जुरिडिक्शन, तो आमतौर पे अगर कोई ऑफेंस फॉरेन कंट्री में किया जा रहा है, किसी फॉरेनर के द्वारा इंडिया में किया जा रहा है, या किसी भी ऐसे शिप या जलयान पर या एयरक्राफ्ट में किया जा रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंडिया का हो, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में जो इंडियन कोर्ट होती है उसका प्रॉपर जुरिडिक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 23 की बात करते हैं तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस की बात करता है और इसके अंदर आमतौर पर आपको सेक्शन 3 और 4 देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 24 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आमतौर पर इसी बात का जिक्र किया गया है कि वो कौन कौन से कोर्ट्स हैं जिनके पास पावर्स है, जिनके पास ये अधिकार है कि वो उस कोर्ट के ट्रायल को या उस केस को कमिट कर सकती हैं। जाहिर सी बात है अगर इंडिया के अंदर किया गया होगा, इंडियन सिटीजन के द्वारा बाहर की कंट्री में किया गया होगा, या आमतौर पे ऐसी परिस्थिति में जहां पर उस शिप या उस जलयान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका इंडियन होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एन इंडियन सिटीजन मर्डर अ फ्रेंच सिटीजन इन पेरिस एंड एब्सकॉन्डेड, ही इज़ फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई, तो आमतौर पे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसका जो ट्रायल है या प्रोसिक्यूशन है वो सिर्फ मुंबई में ही कंडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं तो दूसरे सवाल में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि ए एक स्पेनिश सिटीजन है जो आमतौर पर पेरिस में रह रहा है, इंस्टिगेटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इन कॉन्सिक्वेंसेस वॉज कमिटेड इन इंडिया। दैट मीन्स उसने पेरिस से कोई ऐसा इंस्टिगेशन किया और ऑफेंस जो है इंडिया में कमिट हुआ, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी जो आपका पूरा ट्रायल चलेगा वो इंडियन लॉ के ही अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं तो अगले सवाल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है उसका जिक्र आईपीसी के धारा 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि द प्रोविजन ऑफ पिनल कोड अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, तो जाहिर सी बात है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वेदर इंडियन पिनल कोड अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो बिल्कुल आईपीसी वहां पर भी अप्लाई होता है। उसके बाद सवाल नंबर 30 की बात करते हैं तो इन इंडियन पिनल कोड द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेल और फीमेल दोनों के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। और अगर हम ही की बात फिर से करें तो जाहिर सी बात है ये फिर से एक बार मेल और फीमेल दोनों के ही कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम सवाल नंबर 32 को देखते हैं तो ये बात करता है कि वुमेन के अंदर कौन से कैटेगरीज के लोग को शामिल किया गया है। तो महिला का मतलब यहाँ पे महिला है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी एज की हो। अगर हम मैन शब्द को देखते हैं तो आईपीसी के अंदर धारा 10 में उसको परिभाषित किया गया है। अगर हम यहाँ पे विमेन की बात करते हैं तो विमेन का मतलब एक ऐसी महिला से है जो किसी भी एज की होती है। उसके बाद
अगर हम लोग सवाल नंबर 35 की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि होमिसाइड कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अ पर्सन इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन इन। तो आमतौर पे यहाँ पे धारा 11 को लेकर बात की गई है, आमतौर पे वहीं पे पर्सन को डिफाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर सेक्शन 13 ऑफ द आईपीसी क्वीन वॉज रिपील्ड बाई, तो एडॉप्शन ऑर्डर आपका 1950 का था, उसके तहत इसको रिपील्ड किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज बीन डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द आईपीसी, यह आपको धारा 20 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपके मिलिट्री के कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, एवरी जज होते हैं, या जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद जो आपके पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के दायरे में जो लोग आमतौर पर शामिल हैं, उसके अंदर आपको चीफ मिनिस्टर और आपको प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के दायरे में शामिल नहीं है, तो उसके अंदर आपको सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, तो इसके अंदर जो आपके म्यूनिसिपल काउंसिलर्स होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 42 की, तो ये बात करता है 29A का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 23 में इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 44 की बात करते हैं तो आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा गेन लेता है जो लेने का वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, तो आमतौर पे उसको रॉन्गफुल गेन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो 45 में आमतौर पे कहा गया है कि रॉन्गफुल गेन के लिए जो मेन एसेंशियल्स है वो क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई अनुचित लाभ ले रहे हैं जो लाभ आपको या तो लेना नहीं चाहिए या उसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए जो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो आपका पर्याप्त है। तो इस हिसाब से डिसऑनेस्टली आपका सही एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगले सवाल में चर्चा की गई है कि डिसऑनेस्टली शब्द को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो ये आपका धारा 24 में बताया गया है। अगर हम डिसऑनेस्टली की बात करते हैं तो आप कहीं पर रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं, कहीं पर रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं, और जहाँ पे एक प्रकार से रॉन्गफुल गेन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रॉन्गफुल लॉस भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कौन सा मैच है जो आपका रॉन्ग है, तो आमतौर पे जो फ्रॉडलेंट का जो सेक्शन है यहाँ पे उसको गलत तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है या उसको गलत तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्रॉडलेंट की तो ये आपका सही उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं तो आमतौर पे उसका जिक्र आपको धारा 29A के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सवाल नंबर 50 की बात करते हैं तो सवाल नंबर 50 में बात की गई है एक्ट को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो ये आपका परिभाषित किया गया है धारा 33 के अंतर्गत। तो ये आपके आईपीसी के कुछ बेसिक एमसीक्यूज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी झारखंड पीसीजे को ध्यान में रखते हुए एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। आप चाहें तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, और उसके लिए टारगेट फॉर आईक्यू का जो ऑफिशियल नंबर है आप उस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।